हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतिमा पांडे और ये साइंस का आपका दूसरा लेक्चर है, कार्य तथा ऊर्जा। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कार्य क्या होता है। कार्य के बारे में कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखे थे हमने। कार्य जो आम बोलचाल भाषा में इस्तेमाल किया जाता है और जो विज्ञान की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, दोनों में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब कार्य का परिमाण कैसे निकाला जाता है, अगर हमें बल दिया गया हो, विस्थापन दिया गया हो, तो हम कार्य का मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो इसके बारे में आज पढ़ना है। तो हमारा हेडिंग है एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। एक नियत बल द्वारा, मान लिया कि एक कोई फिक्स फोर्स है F, कोई फिक्स्ड फोर्स है, ये कोई बॉडी है और उस पे एक बल लगाया जा रहा है, एक फोर्स F लगाया जा रहा है और ये बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, एक्चुअली कंप्रेस नहीं हुई है, बॉडी जैसी थी वैसी हुई है। मेरे बनाने में थोड़ा सा कंप्रेशन आ जाए तो आप लोग बिल्कुल वही समझिएगा कि वही बॉडी है, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सो हमने यहाँ पर एक बल लगाया F और इस वजह से ये जो वस्तु है वो यहाँ से विस्थापित, प्लेस A से विस्थापित होके प्लेस B पर पहुँच गया और इन दोनों के बीच का जो विस्थापन है वो D हो गया। ठीक, D बोलिए, या आपकी किताब में S दिया गया है तो हम S का इस्तेमाल कर लेते हैं, S हो गया। तो अब इस वस्तु पर इस बल द्वारा जो कार्य किया गया उसका अगर हम परिमाण निकाल रहे हैं तो क्या होगा, किया गया कार्य, कार्य मतलब वर्क, वर्क को डिनोट किया जाता है W से। तो W, किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर बल गुणे विस्थापन। यहाँ पर हमने बल की दिशा में विस्थापन नहीं लिखा है क्योंकि ये जिस दिशा में फोर्स लग रहा है दिख रहा है कि विस्थापन उसी दिशा में है, तो इसलिए हमने बल गुणे विस्थापन लिख दिया है। और वैसे भी आपके इस क्लास में ज़्यादा एंगल की बात की नहीं गई है कि 45 डिग्री या 30 डिग्री या किसी और एंगल को बनाते हुए फोर्स लगाया जाएगा किसी और कोण को। तो यहाँ पर सीधे आप लिखेंगे बल गुणे विस्थापन, क्योंकि जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है विस्थापन या तो उसी दिशा में होगा और आगे एक केस पढ़ेंगे कि उस दिशा के विपरीत होगा, और उससे ज़्यादा केसेस आपको पढ़ने नहीं हैं। तो W इज इक्वल टू बल, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, मीन्स W इज इक्वल्स F इंटू S। ये इंटू है, इसको इंटू ही लिखते हैं क्योंकि ये जो है अलग, यहाँ पे ये डॉट ही लगाइएगा, बीच में क्रॉस मत लगाइएगा, दोनों का मतलब अलग हो जाता है डॉट और क्रॉस, क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं और वेक्टर के बीच अगर ये लिख रहे हैं तो कुछ अलग बात होगी, और ये डॉट लगा रहे हैं, दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है। जैसे 2 इंटू 3 इज इक्वल 6, और कभी कभी 2 इंटू 3 भी लिख देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो वो भी 6 मल्टीप्लाई x इंटू वाई भी x इंटू वाई और एक्स वाई। तो डॉट और क्रॉस यहाँ पर सेम है, लेकिन जब यहाँ वेक्टर हो जाता है तो दोनों बहुत ही अलग मतलब देते हैं, तो इसलिए इसको डॉट ही लगाइएगा अपनी कॉपी में, जो भी लिखिएगा क्रॉस मत लिखिएगा। यहाँ पर क्रॉस ठीक है। तो W बराबर F इंटू एस, F भी और S भी दोनों के दोनों सदिश राशियां हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा सदिश राशियों के बारे में देख लें। तो सदिश राशियां हम कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है,
सदिश। बहुत ही, अगर हम इसको थोड़ा तोड़ें तो लिखा हुआ है सदिश, स धन दिश। इसका क्या मतलब है? स मतलब साथ, दिश मतलब दिशा। ऐसी राशि, ठीक है, कोई भी राशि, कोई भी चीज़ है, जैसे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, बल, दूरी, विस्थापन, कुछ भी है तो उसमें मैग्नीट्यूड तो है, परिमाण तो है, जैसे 5 मीटर 6 मीटर, तो परिमाण तो है ही। कोई भी ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो तो उसको कहते हैं सदिश राशि। जैसे अगर बोला, आप बोलिए कि मैं 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चली हूँ, ठीक है, मैं 5 किलोमीटर इस प्लेस से पूर्व की ओर चली हूँ, तो आपने अपना दिशा और परिमाण दोनों बताया। तो इसका मतलब जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया वो सदिश राशि में दिया, ठीक है। और अगर आप बोलिए कि मैं लंका से 2 किलोमीटर आगे हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने डायरेक्शन नहीं दिया कि 2 किलोमीटर आगे मतलब पूरब में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है, लेफ्ट हो कि राइट हो, नथिंग। तो जब डायरेक्शन नहीं दिया जाता है तो उसको बोला जाता है अदिश। अ मतलब नहीं और दिश मतलब दिशा। तो बहुत ही साधारण सी बात है, जिसमें दिशा ज्ञात हो उसको सदिश राशि कहते हैं, जिसमें दिशा न ज्ञात हो उसको अदिश राशि कहते हैं। तो विस्थापन जो होता है वो सदैव सदिश राशि होता है, ठीक है। विस्थापन, कोई वस्तु ए प्लेस से बी प्लेस पर विस्थापित हुआ तो उसके बीच का क्या दूरी है और उन दोनों के बीच का क्या डायरेक्शन है वो दोनों दिया जाता है, ठीक है, तब वो विस्थापन बनता है। तो विस्थापन हमेशा सदिश राशि होती है और दूरी हमेशा अदिश राशि होती है। आपके घर से गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज के बीच की जो दूरी है आप बताओगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, वो अदिश राशि में बोलोगे। लेकिन अगर आप बोलिए कि मेरे घर से गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, तब आपने सदिश राशि में बताया, तब आपने विस्थापन बताया है। और अगर आप बोलो कि मेरे घर से गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज 2 किलोमीटर है पर है, तो आपने अदिश राशि में बताया। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बहुत थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताएंगे क्योंकि इसकी चीज़ें जब आएगा अदिश और सदिश राशि अलग से तो पढ़ लिया जाएगा। अब यहाँ पर यूज़ हुआ ये सदिश राशि, इसलिए बताना जरूरी था। तो फिर से हम बोलते हैं क्या कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन दोनों की दोनों सदिश राशियाँ हैं और इन दोनों के बीच जो प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट है। क्या है? डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन। तो इसलिए दो सदिश राशियों के बीच जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसके बाद जो मिलता है वो होता है एक अदिश राशि। एक अदिश राशि। तो ये बिल्कुल नहीं याद रखना है कि दो सदिश राशि हमेशा गुणा करके अदिश राशि देते हैं, नहीं, मैंने ये नहीं बोला है। मैंने ये बोला है कि जब दो सदिश राशियों के बीच डॉट प्रोडक्ट होता है तब जो हमें प्राप्त होता है वो अदिश राशि होती है। ये जो प्रोडक्ट है वो अगर बदल के क्रॉस लगा देंगे तो जो मिलेगा वो सदिश राशि होगा, लेकिन यहाँ पर क्रॉस नहीं डॉट लगा रहता है। चलिए, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, कोई बात नहीं। जब ये वेक्टर वाला, वेक्टर मीन्स सदिश और अदिश राशियाँ हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो हमने देखा कि ये सदिश राशि, ये भी सदिश राशि है, लेकिन वर्क, कार्य हमारा एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। अच्छा, चलिए कुछ यूनिट्स के बारे में देख लें। तो जो फोर्स है, बल है, बल का परिभाषा क्या होता है? फोर्स होता है m इंटू ए, ठीक है। m मतलब होता है द्रव्यमान,
और ए का मतलब होता है त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान की जो यूनिट होती है वो होती है केजी, और त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का जो यूनिट होता है हमारा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। सो फोर्स का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन। और हमारा है F इंटू एस। एस तो हमारा विस्थापन है, इसका मात्रक वही होगा जो दूरी का मात्रक होता है, और दूरी का मात्रक MKS पद्धति में होता है मीटर। ठीक है, मीटर। तो इसका मात्रक हो गया मीटर। तो F इंटू एस का क्या मात्रक होगा, F का तो मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और S का मात्रक है मीटर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो F इंटू एस का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए, ये मात्रक हो गया। जैसे फोर्स का जो बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है, और उसको न्यूटन भी कहते हैं। ऐसे ही जो वर्क है इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक नया नाम भी दिया जाता है जूल, और इसको डिनोट किया जाता है जे से। ठीक है, तो अब अगर हम जे को बोलें तो फोर्स का एक शॉर्ट जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन, और एस का तो मात्रक मीटर है, तो न्यूटन मीटर। 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम एक जूल को परिभाषित भी कर सकते हैं कि एक जूल कार्य क्या होता है। एक जूल 1 जूल वर्क इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन बल द्वारा किसी 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में, देखिए इतनी गंदी राइटिंग मेरी होती नहीं है, ये स्क्रीन पर राइटिंग ऐसी ही बनती है। सो बिल्कुल मेरी जो आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं ऐसा दिमाग में मत रखिएगा कि जो नई मैडम है इनकी राइटिंग बहुत गंदी है, ये सिस्टम पर ऐसी ही राइटिंग बनती है। सो 1 न्यूटन बल द्वारा किसी 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो आप इसको 1 जूल या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करने में किया गया कार्य ही 1 जूल कहलाता है। ओके, नाउ एक एग्जाम्पल, छोटा सा बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दिया है, इसको कर लेते हैं। तो उदाहरण है 11.1। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। यहाँ पे बोल रहा है किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। ये बता रहा है कि ये जो वस्तु है इस पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, और ये बल इस दिशा में है, उसी दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित हो जाती है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे, ये नहीं कि लगा के हटा लिया गया, ऐसा नहीं है, उसको धकेलता ही जा रहा है, और 2 मीटर तक जब तक वो विस्थापित नहीं हुआ है लगातार बल लग रहा है, तो बताइए तो समीकरण के अनुसार किया गया कार्य। तो अब देखिए यहाँ पर जो बल लग रहा है 5 न्यूटन का है और विस्थापन है 2 मीटर, तो इसलिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस।
फोर्स है 5 और डिस्टेंस है 2, 5 × 10, और जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, जूल। अच्छा, यहाँ पर बहुत ही खास बात ये ध्यान देने वाली है, क्योंकि मात्रक मैंने क्यों बताया है और इसको थोड़ा सा पीछे भी जाके क्यों बताया, फोर्स का ये होता है, एस का ये होता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ निकालते हैं, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें आपको मात्रक का खास ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि इसने बोला हो, इस क्वेश्चन में बोला गया होता कि 5 न्यूटन का बल लग रहा है और वो जो वस्तु है वो 2 सेंटीमीटर विस्थापित हो रही है, तो वर्क डन बताइए। तो अब यहाँ पर 5 × 2 तब भी नहीं करते, तब क्या करते, क्योंकि ये जो 5 न्यूटन है ये MKS पद्धति में, MKS न्यूटन, जो बल का मात्रक न्यूटन MKS पद्धति में है। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है, इस पद्धति में न्यूटन है। तो जो दूसरा आपका अमाउंट है वो भी इसी पद्धति में होगा। सेंटीमीटर तो यहाँ पर दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर में होना चाहिए, लेकिन ये सेंटीमीटर में, तो इसलिए हमें कन्वर्ट करना पड़ता इसको मीटर में। मतलब 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता, 2/100 मीटर। उसके बाद हम करते 5 × 2/100। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको कि कभी भी आप कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो जितने भी जो है राशियाँ होंगी एक ही पद्धति में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पद्धति आपको पता होनी चाहिए। मतलब दूरी के लिए कौन सी पद्धति, दूरी के लिए किसी में मीटर लिया गया है तो सब में मीटर होना चाहिए, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम लिया गया है तो सब में किलोग्राम होना चाहिए। तो इसीलिए एक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा, और वो होता है MKS पद्धति, और इसी को SI पद्धति भी कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। MKS पद्धति में क्या होता है, दूरी के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, और समय के लिए हम सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं भी अगर दूरी या द्रव्यमान किसी में भी मीटर के जगह मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी दिया हुआ होता है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करके उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका कार्य। अब एक अन्य स्थिति देखते हैं। अन्य स्थिति क्या है कि अगर फोर्स नीचे की, जैसे कल बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हम कोई सामान उठा रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई सामान उठा रहे हैं, यहाँ पे रखा हुआ है सामान, और इसको नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 तरीके से बल लग रहा है। एक तो हमारा जो है पेशीय बल लग रहा है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है, ठीक है, और वो कितना लग रहा है, जितना इस सामान का भार है, ठीक है। तो एक हमने लगाया फोर्स, तो कार्य 2 तरीके से काउंट होगा, ठीक है। एक कार्य होगा हमारे द्वारा किया गया कार्य, ठीक, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य, तो हमने फोर्स किधर लगाया है, ऊपर की तरफ, ठीक है, हमने फोर्स लगाया है ऊपर की तरफ और विस्थापित भी हुआ है ऊपर। तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो, मान लिया अगर 10 मीटर का विस्थापन किया है और इसका जो भार है, ये द्रव्यमान अगर 10 kg है तो भार क्या हो जाएगा, 10 × g। तो हमें फोर्स भी इतना ही 10 × g ही लगाना होगा, तभी ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10g × 10 मतलब 100g। ये वर्क डन हो गया, वर्क डन बाय दिस पर्सन, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि किसी वस्तु को धरातल से 10 मीटर ऊंचाई पर उठाया जाता है तो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य बताइए। यहाँ पर देखिए
अंतर है। यहाँ पर है वर्क डन बाई पर्सन, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वर्क डन बाई ग्रेविटी। दोनों में अंतर हो जाएगा। अंतर क्या हो जाएगा, बहुत ही खास अंतर है। गंदी राइटिंग। वर्क डन बाय ग्रेविटी, फिर से देख लेते हैं। वर्क डन, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और विस्थापन किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों डिफरेंट जो है डायरेक्शन अपोजिट हो गए। तो इस वजह से वर्क तो वही होगा जो फोर्स, इसका भार अगर 10 किलोग्राम वजन इसका द्रव्यमान है तो भार हो जाएगा 10 ग्राम, और विस्थापन है 10, तो 10 ग्राम गुणे 10 यही होगा। लेकिन ये क्या होगा, निगेटिव में होगा। क्यों निगेटिव में होगा, क्योंकि फोर्स विस्थापन के, जो बल है वो विस्थापन के अपोजिट दिशा में है। तो इसलिए W इज इक्वल टू माइनस का 100 G। यहाँ पर ग्रेविटी है, अगर G को 9.8 ले लें, माइनस 100 इंटू 9.8 जूल, या माइनस का 980 जूल। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। अगर पीछे का ग्रेविटी वाला चैप्टर कंप्लीटली पढ़ा है आपने तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा, और अगर ग्रेविटी में कोई कन्फ्यूज़न है या पूरा नहीं पढ़ा है तो इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, लाजमी है। फिर भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे तो जो भी कन्फ्यूज़न है या जो भी चीज़ें छूटी हैं वो सारी चीज़ें कवर कर ली जाएंगी। तो यहाँ पर आपका वर्क ख़त्म होता है, कार्य ख़त्म होता है, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऊर्जा। तो इस चैप्टर को आप एक बार रीडिंग लगा लीजिए ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको आप पहले से थोड़ा सा जानते रहें तो और अच्छा होगा। चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।